14 साल की उम्र में ही मैं ऐसे दलदल में फंस गई थी कि उस दलदल में जो भी चला जाता है एक बार वो वापस लौट के कभी नहीं आता है। मेरा नाम नेहा है। मैं एक भरे पूरे परिवार की लड़की थी। मेरा एक छोटा भाई भी था। हम और मेरा छोटा भाई दोनों भाई बहन मिलकर अच्छे से हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। मेरे मम्मी पापा भी थे, जो कि मेरे पापा छोटी मोटी एक जॉब करते थे और वहीं पर हम लोग रहते थे। मेरी मम्मी हम लोगों की अच्छे से देख रेख करती थी और हम लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते थे। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन हमारी किस्मत बहुत ही ख़राब थी। जब हम भाई बहन छोटे थे तो ही मेरे पापा का देहांत हो चुका था। जब मेरा भाई 9 वर्ष का और मैं 10 वर्ष की थी तो ही मेरी मम्मी भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। हम दोनों भाई बहन इस संसार में अकेले हो गए। हम लोगों का इस संसार में कोई नहीं था। हम लोग की पढ़ाई लिखाई भी अधूरी रह गई। हम लोग दोनों भाई बहन पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। भाई इतना बड़ा नहीं था क्योंकि वह नौकरी कर ले, और मैं भी इतनी बड़ी नहीं थी, ज़्यादा उम्र भी की नहीं थी कि मैं कुछ करके अपने भाई का खर्चा और अपना खर्चा उठा पाऊँ। खैर, हम लोग पर हमारे रिश्तेदारों का दया आया। भाई को मेरी मौसी ने अपने घर ले गया और मेरी बुआ ने मुझे अपने घर ले आई। कहते हैं ना, समझ में रिश्तेदार दुख में दिखावे बहुत करते हैं। बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन असल में सच्चाई सबकी तब आती है जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है। वही हाल हम दोनों भाई बहन का भी था। जब अपने घर लेकर आई तो मुझसे सारे काम करवाती थी और मैं चुपचाप घर के सारे काम करती। जो मेरी बुआ थी कहती कि काम नहीं करेगी तो खाएगी क्या। मैं बुआ का सारा कहा मानती थी, क्योंकि मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, खाने का कोई भी ठिकाना नहीं था, और मैं चुपचाप अपना मुंह बंद किए हुए बुआ के सारे कहे हुए बात माना करती थी। जब मैं 11 साल की हुई तो मेरी बुआ ने मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने, बहुत अच्छे अच्छे फल पकवान बहुत अच्छे खिलाते थे। दिन भर मेरी बुआ बोलती थी कि तू खाती पीती नहीं है, तू क्यों नहीं खाती है पीती है, खाया पिया कर। मेरी बुआ इतना फैटी चीज़ मुझे खिलाती थी। घी, दूध, मक्खन, मलाई, यह सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खिलाया जाता था। मुझे खाने का मन नहीं करता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा मेरी बुआ मेरे साथ क्यों कर रही हैं। बुआ तो 2 वर्ष तक मेरे साथ कड़ा व्यवहार किया, लेकिन अब क्या हो गया मेरी बुआ को। मेरी बुआ का थोड़ा भी समझ में नहीं आता था कि आखिर यह बात मेरी बुआ क्यों बोल रही थी कि खाएगी पिएगी तभी तो बड़ी होगी। बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। जब मैं 14 साल की हुई तो ऐसा लगता था कि मैं 17 और 18 साल की हो चुकी हूँ। मेरे जिस्म में उभार आ चुके थे। मेरे शरीर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका था। 17 और 18 साल की एक लड़की के जैसे नज़र आने लगे। मैं अपने आप को शीशे में देखती तो मुझे अपने सुंदरता पर काफ़ी गर्व होता कि मैं कितनी सुंदर और मैं कितनी गोरी हूँ। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यही सुंदरता, यही गोरी चमड़ी एक दिन मेरी ज़िंदगी को नर्क में डुबो देगा। मैंने अपनी बुआ से बोला कि अभी तो मैं 14 साल की हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 17 और 18 साल की हो चुकी हूँ। मुझे भी ये दिख रहा था, और आसपास के लोग भी ये बोल रहे थे कि तुम 17 और 18 की दिख रही हो। सभी लोग यही मुझसे बातें बोल रहे थे कि अरे नेहा, तुम्हारी बुआ तुम्हारी कितनी सेवा कर रही है कि इतने ही दिनों में तुम्हारी बुआ इतनी बड़ी तुम्हें बना दी, इतनी बड़ी हो गई। मुझे बहुत बातें समझ में नहीं आ रही थी कि बुआ ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हैं, मुझे इतना खिला पिला क्यों तैयार कर रही हैं। लेकिन उस दिन मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गए जिस दिन मेरी बुआ को फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए बुआ ने बोला कि मैं पूरे 10 लाख रुपया लूँगी, ना इससे कम लूँगी ना इससे ज़्यादा लूँगी। इसके ऊपर मैंने 5 साल जो खर्चा किया है, मैंने बहुत 5 साल में खर्चा इसके ऊपर किया है, और आकर ले जाओ, लड़की तैयार हो गई है। इतना सुनने के बाद तो मेरा दिमाग हिल गया। मेरे दिमाग में आया कि मुझे तो बेचना चाहती हैं और मेरे बदले 10 लाख रुपए उनको मिल रहा है। यह सुनने के बाद तो मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गए। मैं बुआ से कोई बात नहीं की और वहाँ से भागने का प्लान बना ली। मेरे हाथों में ना तो मोबाइल था, ना तो पैसे था, ना तो कुछ था। मैं वहाँ के घर से निकल गई, और निकलने के बाद मैं स्टेशन पे आ गई। स्टेशन पे एक ट्रेन खड़ी थी, मैं उस ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठने के बाद मुझे पता नहीं कहाँ जाना था, मुझे खुद भी पता नहीं था क्या करना है, मुझे कैसे रहना है।
मुझे कुछ पता नहीं था इन सब के बारे में और मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं मिल रहा था। मैं जब ट्रेन में बैठी तो ट्रेन वहाँ से चल दी, उस स्टेशन से ट्रेन चलने लगी और मैं उस ट्रेन में बैठी हुई थी। वह ट्रेन चलते चलते कहाँ पहुँच गई मुझे पता नहीं चला। मैं बीच में सो गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो जब ट्रेन रुकी तो मेरी झटके से आंखें खुली और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने उस स्टेशन पे उतर गई। जब वहाँ का स्टेशन देखा तो वह दिल्ली का स्टेशन था। दिल्ली में उतर गई थी। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं स्टेशन पर कुछ देर के लिए बैठी थी। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, लेकिन मैं किससे खाना मांगूं यह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ही बगल में कुछ परिवार बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने उन लोगों के पास गई और बोला कि देखिए मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। वह लोग एक दयावान और एक नेक किस्म के इंसान थे। उन लोगों ने मुझे कुछ खाने को दे दिया। मैंने खाना खा लिया और खाना खा के पेट तो नहीं भरा, लेकिन हाँ इतना हो गया कि थोड़ी देर के लिए मेरा काम चल सकता है। मैं स्टेशन पर बैठी रही और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। उम्र भी काफ़ी कम थी, पैसे भी नहीं थे, मेरा कोई अपना नहीं था। किससे क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग काम करना बंद कर दिए थे। इतने में स्टेशन पर बैठकर मैं सोच ही रही थी, तब तक देखते ही देखते रात होने लगी। अब तो मैं और परेशान होने लगी कि अब रात में मैं कहाँ जाऊंगी। तब मैंने यह सोचा कि रात में मैं यहीं स्टेशन पर सो जाऊंगी, सुबह कोई काम करने के लिए निकलूंगी। मैं उस स्टेशन पे सो गई। मेरा वहाँ पर आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास कोई खड़ा है। मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पर एक हट्टा कट्ठा इंसान खड़ा था। मैंने उस आदमी को देखकर डर गई और बोली कि क्या है। वह आदमी बोला कि यहाँ पर क्यों सोई हो। मैंने बोला कि ऐसे ही सोई हूँ। उस आदमी ने बोला कि क्या तुम्हारा कोई नहीं है। उस आदमी से मैंने ऐसी बात की। वह आदमी मेरे से ऐसी बातें कर रहा था जैसे कि मानो कोई वह मेरा अपना हो। मैं भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान मेरे पास किसी को तो तूने भेज दिया मेरी मदद करने के लिए, लेकिन अपने आने वाले खतरों से मैं बिल्कुल अनजान थी। मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। उस आदमी ने मुझसे बातें करना शुरू कर दिया और मैंने उसे अपनी सारी आपबीती बताई कि मेरे के साथ क्या हुआ है। मेरी बुआ मुझे बेचने वाली थी। वह आदमी देखने में तो भला लग रहा था, लेकिन वह भला नहीं था। वह बिल्कुल ही शैतान किस्म का इंसान था। उसने बोला कि चलो बेटी मेरे घर चलो और मेरे घर मेरी बेटी बन के रहना, मेरी पत्नी का हाथ बटाना। इतना सुनने के बाद मैं खुश हो गई और भगवान का धन्यवाद किया कि वहाँ से जल्दी से चली गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वह आदमी नेक और भले दिल का इंसान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें एक और भला बिल्कुल नहीं था। उसके साथ मैं जब घर आ गई तब उसने बोला कि खाना खाओगी। मुझे तो जोरों की भूख लगी थी। मैंने बोला कि हाँ मैं मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाऊंगी। उसने मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान और अच्छे अच्छे खाने मेरे सामने परोसे। मैं खाना देखकर बिल्कुल ही इंतज़ार नहीं की और मैं खाने पर ऐसी टूटी जैसे कि वर्षों में से मुझे भूख लगी हो और मुझे खाने को नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। मैंने पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने बोला कि कमरे में जाकर आराम करो, थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी आती होगी। वहाँ से उठी और कमरे में चली गई। कमरा काफ़ी बड़ा था। वहाँ पर जाकर सो गई। सोने के बाद मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला और जब मेरी आंखें खुली तो सुबह के 11 बज चुके थे। बिस्तर से नीचे उतरी और नीचे उतरने के बाद बाहर निकली तो बाहर कमरा बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि घर में कोई नहीं है। मुझे और भी डर लग रहा था कि वह आदमी कहाँ चला गया। थोड़ी देर के बाद वह आदमी एक महिला के संग अंदर आया। मैंने उनसे बोला कि अंकल आप कहाँ चले गए थे, कहीं तब उस आदमी ने बोला कहीं नहीं, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करने गया था। उसके साथ एक मोटी औरत थी जिसका नाम मोती बाई था। वह औरत मुंह में पान चबा रही थी। उसको देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह कैसी भद्दी और डरावनी औरत है। और उसके साथ मुझे अंकल ने जाने को बोलने लगे। वो औरत बोली कि अरे वाह, तुमने कितना सुंदर और कितनी अच्छी लड़की और गोरी चिट्ठी लड़की मेरे लिए लाकर दी है। वह बहुत डरावनी नज़र आ रही थी, लेकिन उस औरत ने बोला कि चलो बेटा मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगी। वह औरत मोती बाई उस आदमी से बोल रही थी कि अरे वाह, तुमने तो इस बार बहुत अच्छा माल लाकर दिया है, मेरा दिल खुश हो गया है और मैं इसका दूना पैसा तेरे को दूंगी। इतना सुनने के बाद मैं भी समझ गई कि जो काम मेरी बुआ करने वाली थी, आज मैं इस दलदल में फिर से फंस गई हूँ और
उस दलदल में अब मैं नहीं निकल पा रही थी। मैं भागने की वहाँ से कोशिश की और जब मैं वहाँ से भागने के लिए नीचे आई तो नीचे 2 बॉडीगार्ड दरवाजे पर खड़े थे। उन दोनों ने मुझे दबोच लिया और मुझे पकड़ के गाड़ी में बैठा दिया। मेरी खूबसूरती ही मेरी जी का जंजाल और मेरे पैरों की बेड़ियाँ बन गई। मैं अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोच रही थी कि मेरी खूबसूरती, मेरी गोरी चमड़ी मेरी ज़िंदगी को नर्क बना देगी। मोती बाई ने उस आदमी को मोटा रकम देकर मुझे खरीद लिया था। मैं जिस्म फरोशी के दलदल में फंस चुकी थी। जहाँ से मैं भागी वहीं पर आकर मैं फिर से फंस गई थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मुझे मोती बाई ने गाड़ी में बैठाकर और अपने अड्डे पर मुझे लेकर आई। एक गली में जब गाड़ी रुकी और मुझे उतारा गया तो वह गलियां मुझे अजीब सी लग रही थी। सारे दरवाजे पे अजीब अजीब तरह की लड़कियां कपड़ा पहने हुए और इशारे करके लड़कों को बुला रही थी। यह सारे चीज़ देखकर मेरे रूह कांप गए। मुझे 2 लोगों ने पकड़ के अंदर ले गया। अंदर गई तो वहाँ पर एक और स्त्री थी जिसका नाम सोनी था। सोनी को मेरे खाने पीने और मेरे रहने का जिम्मा दे दिया गया था। उसको बता दिया गया था कि मेरे खाने पीने का ध्यान रखेगी। मोती बाई ने बहुत शक्तिशाली थी और उसने बहुत सख्ती से बताया था कि यह बहुत महंगी है। अगर इसके साथ कुछ हुआ तो सोनी तुम्हारी जान मैं ले लूँगी, अगर ये भाग गई तो। सोनी बहुत अच्छी थी। मैं सोनी से पूछने लगी कि वह कौन सा जगह है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब सोनी बोली कि यह बताओ कि तुम खुद से आई हो या फिर तुम्हें लाया गया है। मैं सोनी से अपनी दिल की बातें बता दी। सोनी फूट फूट के रोने लगी और बोली कि जो यहाँ पर एक बार आ जाता है वहाँ से लौट के कभी नहीं जाता। इस दलदल और यह नर्क में भगवान किसी दुश्मन को भी न फंसाए। यह नर्क की ज़िंदगी भगवान किसी को न दे। सोनी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है। मैंने बताया कि मेरा उम्र केवल 14 साल है। उसने देखकर यह बोला कि तुम्हें तो देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम 18-19 साल की लड़की हो। मैंने उसको अपनी आपबीती बताई थी। उसने बोला कि वहाँ पर जिस्म फरोशी का काम चलता है और यहाँ पर सारी लड़कियाँ खुशी खुशी करती हैं और यह तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैं काफ़ी डरने लगी थी और मैं काफ़ी घबरा गई थी। उसके बाद मोती बाई आई और बोली कि इसको 1 से 2 दिनों के लिए आराम करने दो। कोई अच्छा ग्राहक मोटी रकम देने वाला आएगा तो इसका सौदा किया जाएगा और इसका अभी तो मुंह दिखाई की रस्म भी बाकी है। अभी इसकी मुंह दिखाई की रस्म में भी करनी है और जो मुंह दिखाई की रस्म करेगा उसको मोटा रकम देगा तो ही मुंह दिखाई की इसकी रस्म होगी। लेकिन इसके सबसे पहले मुंह दिखाई की रस्म वही करेगा जो मोटी रकम देगा। इसको तब तक अपने संरक्षण में रखो। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। सोनी मुझे वहाँ की सारी जो चीज़ें थी, स्थितियाँ थी, मुझे बता दी। उस चीज़ों को देखकर मुझे काफ़ी घबराहट और काफ़ी डर फील हो रहा था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक 4 से 5 दिनों के बाद ग्राहक आना शुरू हुए और सारे लोगों को मुझे दिखाया जाने लगा। लेकिन कम दाम देने की वजह से मोती बाई मुझे किसी के पास भेज नहीं रही थी। मैं तब तक भाग्य और भगवान का धन्यवाद कर रही थी। तभी एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि एक 40 से 45 उम्र का आदमी आया और उसके सामने मुझे दिखाया गया। जब उसके सामने मुझे दिखाया गया तो उसने मुझे पसंद कर लिया और मेरे एक रात की पूरी कीमत 5 लाख उसने मोती बाई को दिया और बोला कि यही मुझे चाहिए। मैं तो काफ़ी डर गई थी। मोती बाई ने आदेश दिया इसको दुल्हन की तरह सजा दिया जाए और सारी तैयारियां कर दिया जाए। सारी लड़कियां मिलकर मुझे दुल्हन की तरह मुझे तैयार करने लगी। मैं रोए जा रही थी और मोती बाई से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। लेकिन मोती बाई मेरी कहाँ सुनने जाए क्योंकि वह औरत के नाम पे कलंक थी। मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। थोड़ी देर के बाद वह आदमी मेरे कमरे में प्रवेश किया। उसको देखकर काफ़ी मैं डर गई क्योंकि वह हट्टा कट्ठा मोटा बहुत लंबा था और मैं बिस्तर से उठ गई। उठकर उसके पैरों में गिर के अपनी ज़िंदगी की भीख मांगना शुरू कर दिया। मैं उससे बोलने लगी कि देखो मेरे साथ कोई भी गलत काम मत करना। मैं अभी बहुत छोटी उम्र की हूँ। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी मामी, मेरे फूआ, सारे लोग मेरे साथ गलत काम किए हैं। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आदमी से हाथ जोड़कर बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन वह आदमी नहीं, आदमी के नाम पे जानवर था। उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे बिस्तर पर पटक दिया और उसने बोला कि मैं ऐसी ही लड़कियां ढूंढता हूं 14 से 15 साल की, क्योंकि ऐसी लड़कियों में जो मज़ा है वह कहीं और नहीं है। मैंने उसको बोला कि देखो ऐसा मेरे साथ मत करो, मेरा उम्र बहुत कम है। लेकिन उसने बोला कि देखो पहली बार थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद तुम्हें
भी मज़ा आने लगेगा। तुम चिंता मत करो। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन मेरा वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं था। उस रात उस दरिंदे ने मुझे नोचता रहा, मुझे नोच के खाता रहा, लेकिन मेरे ऊपर किसी की भी दया नहीं आई, ऊपर वाले भगवान की भी दया नहीं आई। और मेरा सारा बिस्तर खून से लथपथ हो चुका था। मैं खून में बिल्कुल लथपथ हो चुकी थी और बिस्तर पर पड़ी थी, क्योंकि मुझे अब उठने का ताकत नहीं था और मेरे अंदर इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि मैं उठ नहीं सकती थी। वह आदमी जब सुबह हुआ तो हंसते मुस्कुराते हुए दरिंदों की तरह बाहर निकला और बोला कि मैं तुम्हें फिर से खरीदने आऊँगा, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े देने वाली हो। मुझे अपने भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस दिन के बाद से मैंने भगवान की पूजा भी करना छोड़ दिया, नाम भी लेना छोड़ दिया, इस जिसमें कि मुझे भगवान ने जिस्म फरोशी के काम में ढकेल दिया था। भगवान ने इसी मैं दिन दिखाने के लिए मुझे ज़िंदा रखा और मैं रोए जा रही थी। तब कोठी की 2-4 लोग आए और उसके साथ मोतीबाई आई। मोतीबाई ने बोले कि इसको नहला धुला के साफ़ सुथरा करके 4 से 5 दिन के लिए रेस्ट करने को कमरे में लिटा दो और उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना। मुझे ना तो चला जाता था, ना तो उठा जाता था, ना तो मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं अब शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। मुझे 4 से 5 दिनों के लिए रेस्ट पे रखा गया। जो ही मैं थोड़ी सी ठीक हुई, फिर से मुझे उसी नर्क में ढकेल दिया गया। अब तो यह मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। तकरीबन 3 से 4 साल मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहा, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो कि मेरी ज़िंदगी बचा सके। जो भी मेरे साथ एक रात बिताने आता, उसके सामने हाथ जोड़ती, गिड़गिड़ाती, अपनी ज़िंदगी के भीख मांगती, लेकिन मेरे पे दया कोई नहीं करता, क्योंकि मेरा जिस्म का ही तो लोग पैसा इतना मोटा रकम देते थे। मोतीबाई को एक दिन कोठे पर सारे लोग नाच रहे थे। तभी सोनी ने मेरे पास घुंघरू लेकर आई और बोली कि चलो नेहा, हम लोग नाचते हैं। मेरा वहाँ पर अलग नाम भी दिया जा चुका था। मुझे नेहा के नाम से नहीं कोई बुलाता था, मुझे चंपा के नाम से सभी लोग बुलाते थे। सोनी ने जिद करने लगी कि नहीं चंपा, चलो हम लोग भी नाचते हैं। मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा यह भी काम करके देखा जाए। पैरों में मैंने अपने घुंघरू बांधे। वहाँ पे महफिल जमी हुई थी। मैंने वहाँ पर गई और नाचना शुरू कर दिया। मैंने इतना नाचा कि मेरे पैरों की घुंघरू एक एक करके टूटने लगी और मैं बेहोश होके ज़मीन पे गिर पड़ी। मेरे उस महफिल में एक लड़का था जो कि मुझे हाथ पकड़कर उठाया और बोला कि आपको चोट तो नहीं लगी है ना? मैंने बोला कि यह चोट क्या होती है? यह चोट का तो मेरे ऊपर नामो निशान नहीं है। मेरे जो दिल पे चोट लगी है उसके सामने कुछ नहीं है ये चोट। और मैं वहाँ से अपने रूम में चली आई और जब शाम हुआ तो मुझे यह संदेशा आया कि तुम्हारे पास एक ग्राहक आने वाला है। मैं तैयार हुई, तैयार होकर अपने कमरे में बैठ गई। जब रात हुआ तो मेरे सामने वही लड़का आया। मैंने अपने बेड से उठा और अपने दुपट्टे अपने जिस्म से हटा दिया और बोला कि चलो जो काम करने हैं काम करो, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने बोला यहाँ पर आओ चंपा, यहाँ पर बैठो। मैंने बोला कि क्यों? तुमने मुझे ख़रीदा है एक रात बिताने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए तो ख़रीदा नहीं है? उसने बोला कि नहीं, यहाँ पर जो लोग आते हैं रात बिताने के लिए ही आते हैं, लेकिन मैं तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ और मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। तुम्हारे नज़रों में मैं काफ़ी गुस्सा देखा हूँ। उसने बोला कि हाँ मैंने बोला कि हाँ, मेरे नज़रों में काफ़ी गुस्सा है और मुझे इंसान से नहीं, मुझे ऊपर वाले से गुस्सा है। मैं ऊपर वाले से नाराज़ हूँ और यहाँ पर मेरी खूबसूरती पर जो फ़िदा होकर मेरे साथ एक रात बिताने आता है, मैं मोती बाई को इतनी मोटी रकम देता है मेरे साथ एक रात बिताने के लिए ही तो देता है, मेरे साथ बातें करने के लिए तो कोई इतनी मोटी रकम देता नहीं है। लेकिन वह लड़का बोला कि देखो, मैं तुम्हारे साथ बातें करने के लिए इतनी मोटी रकम दिया हूँ, तुम्हारा अदा किया हूँ। मैं उसको देखते ही रह गई। उसने मेरे दुपट्टे उठाए और मेरे दुपट्टे मेरे सीने पर रख दिया और बोला कि आओ यहाँ पर बैठो। मैं मुकेश, उसका नाम मुकेश था। उसने बोला कि मेरा नाम मुकेश है, मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? मैं बोली कि हाँ, पर कोई दोस्ती नहीं होती है। यहाँ पर पैसा देते हैं और एक रात बिताते हैं, एक रात के बाद वह अपने रास्ते चले जाते हैं और मैं अपने रास्ते चली जाती हूँ। यहाँ पर दोस्ती, रिश्तेदारी, नाते कुछ नहीं होते हैं और मेरी रिश्तेदारी और दोस्ती से तो भरोसा ही उठ गया है। उसने बोला कि क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ कि तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए आया हूँ?
तुम्हें मेरी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी आंखों में काफ़ी गुस्से और काफ़ी नफ़रत दिखाई देती है। मैंने बोला कि हाँ, मेरी आंखों में प्यार नहीं है, प्यार क्या चीज़ होता है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे काफ़ी गुस्सा और मुझे काफ़ी नफ़रत मेरे अंदर भरी हुई है। प्यार क्या चीज़ होती है यह तो मुझे पता ही नहीं है। तब उसने बोला कि अच्छा, मैं तुम्हारे गोद में थोड़ी देर के लिए सर रख कर सो सकता हूँ। मैंने बोला कि हाँ, क्यों नहीं, तुमने जो पैसा अदा किया है आप सो सकते हो। उसने मेरे गोद में अपने सर को रखा और थोड़ी देर के लिए सो गए। मुझसे बातें करने लगा। बातें करते करते उसकी आंखें कब लग गई मुझे खुद पता नहीं चला और वह आदमी सो गया। जब सुबह उठा तो बोला कि मैं फिर से दोबारा यहाँ पर आऊँगा। उसके साथ जैसा भला और नेक इंसान आज तक मैंने नहीं देखा था। मैंने उसके साथ मिलकर फिर से मुझे ज़िंदगी जीने की ललक सी जग गई थी, लेकिन एक हफ्ते तक वह मेरे पास नहीं आया। मैं भी सोच रही थी कि मैं कहाँ अपनी ज़िंदगी फिर से जीने का आस लगा कर बैठी हूँ। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारे लोग एक जैसे होते हैं, यहाँ पर सब लोग अपने शौक़ पूरा करते हैं, लेकिन भगवान का यही दया था कि उस हफ्ते में मेरे पास रात गुजारने के लिए कोई नहीं आया था। तब मुझे फिर से संदेश पहुंचाया गया कि तुम्हें एक रात के लिए कोई आ रहा है। तैयार होकर अपने कमरे में बैठी तो फिर से वही लड़का मेरे पास आया। उसने बोला कि यहाँ से तुम निकलना चाहती हो, इस दलदल से तुम नहीं रहना चाहती हो ना। मैंने बोला कि हाँ, मैं नहीं रहना चाहती हूँ और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। उसने बोला कि मैं सुबह पुलिस को लेकर आऊँगा और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। उसके बाद हमारे सारी बातें तुम पुलिस को बता देना। उसके बाद जब सुबह हुआ तो वह चला गया। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस के साथ वो लड़का अंदर आया तो लड़का को मैं देख के और मैं वहाँ से दौड़ के पुलिस के पास चली गई और लड़का ने इशारा किया कि तुम पुलिस को सारी बात बताओ। मैं दौड़ के गई और पुलिस को सारी बात सच सच बता दिया कि यह लोग मुझे कैसे यहाँ पर लाए थे। पुलिस वहाँ पर छापेमारी करके और भी लड़कियों को बरामद किया। सोनी को भी मैंने रिहाई दिलवाई। मोतीबाई वहाँ से भाग गई थी और जब पुलिस मुझे थाने पर लेकर आई तो मुकेश से बोली कि क्या तुम इसको अपनाना चाहते हो, क्योंकि ये उस नर्क से आई है जो कि इसको कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। मुकेश मुझे बहुत प्यार करता था। मुकेश बोला कि हाँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पुलिस के देख रेख में, निगरानी में हम दोनों की शादी हो गई थी। मैं मुकेश से बार बार बोल रही थी कि मैं शादी करने लायक नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं मुकेश के लायक नहीं थी। मैंने मुकेश को सारी बातें बताई कि देखो मुकेश, मेरे से अच्छे तुम्हें लड़की मिल जाएगी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कितने मर्दों के साथ मैंने रात गुजारी है, लेकिन मुकेश बोला कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं शादी करूँगा तो तुमसे। और हमारी शादी हो गई और मैं मुकेश के साथ उसके घर चली गई। घर आने के बाद मुकेश मेरा गृह प्रवेश कराया और मुकेश ने एक अच्छे डॉक्टर के पास मुझे ले जाकर मेरा इलाज करवाया और इलाज कराने के बाद अपने घर लेकर आया। मुकेश 6 महीना तक मुझे टच भी नहीं किया और बोला कि जब तक तुम मानसिक स्थिति और अपनी शारीरिक स्थिति से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा। एक दिन मुकेश बोला कि देखो चंपा, मैं मुकेश से बोली कि देखो मेरा नाम चंपा नहीं, मेरा नाम नेहा है। तब उसने बोला कि अच्छा, मैं तुम्हें नेहा के नाम से ही बुलाऊंगा। अपने अच्छे दोस्त से मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, उसके भी इस दुनिया में मम्मी पापा नहीं हैं। मेरे सामने जब उसका दोस्त आया तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गए, क्योंकि वह और कोई नहीं था, वह मेरा भाई था, जो कि बचपन में मेरा भाई मौसी के पास चला गया था। मेरा भाई मुझे देखा और मुझे देखकर गले लगाकर फूट फूट के रोने लगा और बोला कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं बुआ के साथ कितना लड़ाई किया, मेरी बहन को आप कहाँ भगा दी हो। मैं अपने भाई से सारी बातें बताई। मेरा भाई बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि अपनी बुआ के ऊपर फिर FIR करूंगा, लेकिन मैं और मुकेश दोनों लोगों ने अपने भाई को मना किया और मुकेश ने बोला कि तुम्हारी बहन मिल गई और उसने उसके जीवन से कोई भी जो नर्क की काम थी वो अब आज़ाद हो गई है, वह तुम्हारे लिए काफ़ी है। मेरा भाई और मुकेश अब एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। देखते देखते हमारी ज़िंदगी में एक बच्चा भी आ गया था। मेरा और मुकेश का एक लड़का हो गया था और हम तीनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे चलने लगी थी। तो दोस्तों, आप लोग बताइए इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिली है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या रिश्ता इतना कमज़ोर होता है? कोई भी रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन आजकल लोग पैसों के लालच में रिश्ते को कमज़ोर बना दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब